हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे गॉस की प्रमेय तथा वैद्युत फ्लक्स। इसमें हम लोगों ने 5 लेक्चर देखे थे। इसमें इसकी जितनी भी डेरिवेशन थी, थ्योरी थी, सब कंप्लीट हो चुकी थी। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके न्यूमेरिकल। ठीक है, तो देखिए इसके जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो हम आपको कराएंगे और देखिएगा साइड में आपकी स्क्रीन पे न्यूमेरिकल लगा देंगे, इसके बोर्ड के ऊपर आपको इसका सोल्यूशन देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 1 से और आपकी स्क्रीन पे न्यूमेरिकल आ चुका होगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है वैद्युत क्षेत्र ई में। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र ई में और ई का मान दे कितना रखा है, वेक्टर ई बराबर दे रखा है कितना, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। कितना है, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। सिंपल सी बात है। आई जे के क्या है, देखिए आप जानते हैं 3 एक्सिस अगर हमने ले लिया, यहाँ पे एक्स वाई और जेड। जेड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इधर तो बना नहीं सकते हैं तो हमने इसको इधर मान लिया। क्लियर। अब देखिए एक्स अक्ष की दिशा में जो एकांक सदिश होता है क्या होता है, आई होता है। आपने 11वें में पढ़ा होगा अगर अच्छे से पढ़ा है तो। और देखिए वाई अक्ष की दिशा में जो एकांक सदिश होता है क्या होता है, जे कैप होता है। और जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश क्या होता है, के कैप होता है। क्लियर, ये बात आप जानते हैं अच्छे से। अब कह रहा है ई बराबर 2i प्लस 4j प्लस 7k कैप में रखने पर पृष्ठ। ठीक है, पृष्ठ ए, पृष्ठ जो है उसका क्षेत्रफल सदिश दे रखा है ए। वेक्टर ए का मान हमें कितना दे रखा है, 10j कैप। क्लियर, 10j कैप, यानी कि जो क्षेत्रफल सदिश दे रखा है उसकी दिशा किधर है। आप जानते हैं क्षेत्रफल कोई भी सदिश मान लीजिए, हमने क्षेत्रफल जो है ले लिया, इसकी जो दिशा होगी इसके परपेंडिकुलर होगी। क्लियर। अब ये दे रखा है 10j कैप, मतलब ये किधर दिशा दिखा रहा है, वाई में दिखा रहा है। इसका मतलब ये कहाँ रखा होगा, ये कहीं ना कहीं जेड अक्ष में, एक्स और जेड अक्ष में के समांतर रखा होगा और इसी की दिशा किधर है, वाई अक्ष में। इसीलिए तो यहाँ पे जे कैप लगा हुआ है। ठीक है, से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर आएगा, यही हमें निकालना है। तो सिंपली हम यहाँ से वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लगा सकते हैं। आप जानते हैं, देखिए इसमें पूछ क्या रहा है हमसे, इसमें पूछ रहा है फाई ई का मान हमसे पूछ रहा है। क्लियर, आपने वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़ी होगी तो हम यहाँ लिख सकते हैं वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, जैसे वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या फॉर्मूला होता है भाई, फाई ई इज इक्वल टू कितना होता है, ई डॉट डी ए या ई डॉट ए, यही तो होता है ना। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। अब आप जानते हैं कि ए डॉट बी का फॉर्मूला फर्स्ट ईयर में आपने क्या पढ़ा था, ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हमने क्या था, दोनों का परिमाण यानी कि ए बी, उनके बीच का एंगल यानी कि कोज्या, यानी कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो जब थीटा हमें पता चलेगा तो हम यहाँ पे रख देंगे, हालांकि थीटा पता चल रहा है लेकिन फिलहाल हमें इसकी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, इसलिए हम इसको नॉर्मल फॉर्मूले से लग सकते हैं। क्योंकि जब आपने फर्स्ट ईयर में ए आपको पता होगा कुछ इस प्रकार से, बी पता होगा इस प्रकार से, जब ए डॉट बी निकालते थे तो वहां पर आपने देखा होगा कि आई का आई से डॉट प्रोडक्ट कराते थे, जे का जे से कराते थे और के का के से कराते थे। क्योंकि अगर ये विपरीत हो गए, जैसे आई जे हो गए तो 0 हो जाता था। तो मेरी बात सुनिए, आई डॉट आई क्या होता था 1, जे डॉट जे और के डॉट के बराबर क्या मिलता था, हमें 1 मिलता था। इसलिए हम आई की गुणा कराते थे, जे जे की कराते थे और के की कराते थे। तो यही काम हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए फाई ई का मान रख देते हैं। फाई ई बराबर, ई का मान कितना है, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। क्लियर, डॉट ए का मान भाई 10j दिया है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0i कैप प्लस और जो लिखा हुआ 10j कैप प्लस 0k कैप। देखिए वैसे आप डायरेक्ट लीजिए, जब समझाने के लिए मैंने खाली इसको और थोड़ा टर्म बना दिया है। यहाँ पे 0i लिख दिया, 0k लिख दिया। अब आप जान रहे हैं कि आई से कराते थे, याद करिए, जे की जे से कराते थे, के की के से कराते थे, तभी तो निकलता था। क्योंकि अगर आप इनकी आई से जे की भी कराएंगे तो 2 दहम 20 तो मिल जाएगा, लेकिन आई और जे की गुणा क्या होगा 0, तो ये मिला के हमें 0 ही मिलेगा। तो हम सिर्फ आई वाली, जे जे वाली और के वाली गुणा कराते थे। तो यहाँ से फाई ई बराबर कितना मिल गया, देखिए गौर से। हाँ, अगर हम आई की कराएंगे तो 2 की गुणा 0 से होगी जो हमें 0 देगा। उसके बाद के की कराएंगे तो 7 की गुणा 0 से होगी जो हमें 0 देगा। तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, आप सिर्फ जे और जे की गुणा करा लीजिए। तो 4 से 10 की कराएंगे क्या हो जाएगा, 4 गुणे 10 ये रहेगा। या इसको हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि 40 हो जाएगा और जे डॉट जे हो जाएगा।
और या जे डॉट जे बराबर होता है क्या 1 होता है, यानी कि आंसर क्या आ गया 40। यहाँ पे आप मात्रक खाली लिख दीजिए या फिर लिख दीजिए इसका मात्रक होता है न्यूटन टू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम होता है। क्लियर, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है, इसे नोट कर लीजिए। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, इसे हटाते हैं यहां से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक समरूप वैद्युत क्षेत्र E बराबर 5 गुणे 10 की पावर 3 आई कैप। ठीक है, वेक्टर E का मान हमें दे रखा है, वेक्टर E बराबर दे रखा है 5 गुणे 10 की पावर 3 आई कैप न्यूटन प्रति कूलाम, ये मात्रक होता है। ठीक है, ये दे रखा है। कह रहा मैं एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ, ठीक है, ए का मान दे रखा। अगर यहाँ पे हम भुजा की बात कर दें, भुजा कितनी दे रखी है भाई, भुजा दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर, या इसको अगर मीटर बना लेते क्या हो जाए 10 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। कैसे, ये आप बेहतर जानते होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या रहा है, वर्गाकार समतल पृष्ठ YZ तल के समांतर स्थित है, पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। जहां पे दो कंडीशन है। उसके बाद कह रहा है यदि पृष्ठ का तल x अक्ष की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है तब कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। दो बात पूछ रहा है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले निकालते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट में हमसे क्या पूछ रहा है, जब पृष्ठ YZ तल के समांतर स्थित है। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं जब तल। अच्छा एक और बात, इसको लिखने से पहले एक चीज और निकाल लीजिए। हमें भुजा पता हो गई है और बात किसकी हो रही है, बात हो रही वर्ग की। तो वर्ग का अगर हम क्षेत्रफल निकाले तो भुजा ए दिया है, तो हमें क्षेत्रफल का मान क्या मिल जाएगा मुझे बताइए। क्षेत्रफल ए बराबर क्या मिल जाएगा हमको, भुजा स्क्वायर, यही तो होता है ना। क्षेत्रफल ए बराबर होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, यही होता है ना। तो यहां से अगर ए बराबर हम देखें तो देखिए भुजा का मतलब 10 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 का स्क्वायर। यहां से ए बराबर क्या आ जाएगा 10 दशावन 100, 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे क्या है 10 की पावर माइनस का 4। तो यहां से ए का मान हमें मिला कितना 10 की पावर माइनस का 2 मीटर स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अब हम आंसर इसका निकालना स्टार्ट करते हैं। तो पहली कंडीशन में हमसे पूछ रहा है जब YZ तल के समांतर स्थित है, तो जब पृष्ठ YZ तल के समांतर स्थित है। ठीक है, देखिए बहुत गौर से देखिए बात, हमने यहाँ पे 3 तल बना लिए भाई, X, Y और Z। वैद्युत क्षेत्र कितना है 5 गुणे 10 की पावर 3, यानी कि वो I दिशा में किधर है भाई, इसका एकांक सदिश I होता है, I कैप, ये क्या होता है J कैप, और ये क्या होता है K कैप। वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है X अक्ष की डायरेक्शन में, देखिए I कैप लिखा हुआ है। क्लियर, ये में दे रखा है। अब हमें स्थित वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे, स्थित है तो भाई वैद्युत फ्लक्स पूछ रहा है ना, वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान होता है ई डॉट ए। अब ई वेक्टर ई तो पता है, वेक्टर ए पता करना है। अब कहाँ रखा हुआ है, पृष्ठ एक्स जेड तल के समांतर है, मतलब एक्स जेड तल के समांतर ऐसे ही तो रखा हुआ है भाई, कुछ ऐसा रखा होगा पृष्ठ, मान लीजिए ये ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ये ऐसे पृष्ठ रखा हुआ है एक्स जेड तल के समांतर। तो मुझे बताइए इसका अगर हम वेक्टर ए निकालना चाहें, यानी कि वेक्टर ए यानी क्षेत्रफल की दिशा निकालना चाहे, तो आप जानते हैं तो इधर परपेंडिकुलर होगी या इधर परपेंडिकुलर होगी। तो हम इधर वाली ले लेते हैं कि माना ये परपेंडिकुलर दिशा हमने ले लिया किसकी, ए की। अब ये क्षेत्रफल हो गया और ये इसकी क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। तो अगर हम वेक्टर ए लिखना चाहें, वेक्टर ए तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, ए का मान हमें पता है 10 की पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर, और वेक्टर यानी कि दिशा किधर है आई कैप की तरफ, तो यहाँ पे आई कैप भी तो लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया मीटर स्क्वायर। क्लियर, इसलिए अब हम क्या लगा देंगे, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लगा देंगे। तो फाई ई बराबर ई डॉट ए। क्लियर, रख दीजिए यहाँ पे फाई ई बराबर, ई का मान कितना है 5 गुणे 10 की पावर 3 आई कैप। क्लियर, ए का मान 10 की पावर माइनस 2 आई कैप। मुझे एक बात बताइए, आई और आई का जब गुणा होगा, ठीक है यहाँ पे डॉट लगता है सॉरी,
आई और आई का जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो 1 आएगा, खत्म। 10 की पावर 3 प्लस का, 10 की पावर 2 माइनस का, तो एक ही 10 की पावर बचा ना भाई, प्लस का 3 माइनस का 2 प्लस का 1 बचा, यानी कि 10 बचा। 5 की 10 से गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा 50, और मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। ये हमारे पास क्या आ गया, फाई ई का मान आ गया कब, जब पृष्ठ वाई जेड तल के समांतर स्थित है। ठीक है, अब देखिए पुनः अगर हम लगाएं दूसरा नंबर, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए सेकंड पॉइंट हमसे कह रहा है कि यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा से 30 डिग्री कोण बनाए, यदि पृष्ठ का तल, ठीक है, यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा से थीटा कोण बनाए। अब देखिए यहां सबसे बड़ी गलती लोग क्या कर देते हैं, थीटा नहीं, मान लीजिए 30 डिग्री दे रखा है ना, 30 डिग्री कोण, गलती क्या कर देते हैं, फाई ई बराबर ई डॉट ए, और यहाँ पे ए डॉट बी कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ए बी कॉस थीटा, तो यहां से ई ए कॉस थीटा लिख के थीटा का मान 30 डिग्री रख देते हैं। पर ऐसा नहीं है, देखिए समझिए होता क्या है, यहाँ पे थीटा कोण बनाए, 30 डिग्री कोण बनाए, तो ई वेक्टर ई व वेक्टर ए के बीच कोण कितना होगा 60 डिग्री होगा। अब यही चीज आपको एक बार समझना है भाई, हमें देखिए ए बी कॉस थीटा में हम ए और बी के बीच का थीटा निकालते थे, यहाँ पे ई और ए के बीच का थीटा निकालेंगे ना, तो ये दे क्या रखा है, ये कह रहा है जो समतल जो रखा हुआ है, पृष्ठ रखा हुआ है, वो एक्स अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बना रहा है, तो इससे ये थोड़ी ना पता चल रहा है कि ई और ए के बीच में 30 डिग्री कोण है, नहीं, उनके बीच 60 डिग्री कोण होगा। कैसे होगा इसको समझ लेते हैं। देखिए ये हो गई हमारी एक्स, ये क्या हो गई वाई, ये क्या हो गया जेड, ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप, क्लियर। अब जो पृष्ठ रखा हुआ है वो एक्स अक्ष की दिशा, मान लीजिए वो ऐसे रखा होगा, ऐसे पृष्ठ रखा है, तो एक्स अक्ष की दिशा कितना कोण बना रहा है भाई, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, अब इसका अगर हम वेक्टर सदिश निकालना चाहें, मतलब देखिए ई तो पक्का इधर है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं है, ई पक्का इधर है, क्लियर, और ई इधर है, तो मुझे एक बात बताइए, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हमने यहाँ पे लिया है, अब इसकी दिशा अगर बात करें तो या तो इधर परपेंडिकुलर होगी या इधर लेगी, तो हमको जरूरत थीटा की है, तो हम इधर वाली ले लेते हैं, ये दिशा ले लेते हैं, किसकी, ए की ले लेते हैं, क्लियर। अब बात करते हैं कि अगर हमने ये ले लिया तो ये कितना एंगल है भाई, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये भी तो 30 ही डिग्री होगा, क्योंकि समांतर अगर हम यहाँ रेखाएं खींचे, इसी के एक्स अक्ष के समांतर कोई रेखा यहाँ पे खींच लिया है हमने, तो ये भी 30 डिग्री होगा। आप जानते हैं ये 30, तो ये भी 30, देखिए भाई ऐसे अगर ये जितना होता है भाई तो ये होता है, क्लियर, आपने ये पढ़ रखा होगा तिर्यक रेखा वाला। अब देखिए बात सुनिए, ये पूरा कितना था 90 डिग्री था, ये 30 क्या हुआ निकल गया, बचा कितना 60 डिग्री बचा, यानी कि इधर किसकी दिशा है, एक्स अक्ष की दिशा में कौन है, ई है, तो इधर ई की दिशा है, इधर ए की दिशा है, और ई की दिशा और ए की दिशा के बीच में कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री तो बन रहा है, इसीलिए ई व ए के बीच कोण कितना लेंगे 60 डिग्री होगा, अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं, अर्थात थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या करें, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, कैसे, इसलिए फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए से, ठीक है, फाई ई इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। अब ई का हम परिमाण रखेंगे, दिशा के साथ नहीं रखेंगे, तो परिमाण इसका कितना दिया है 5 गुणे 10 की पावर कितना है 3, ए का मतलब ए का परिमाण क्या हो गया भाई, कहां पे निकला है, ये रहा 10 की पावर माइनस का 2, क्लियर। अब कॉस थीटा है, थीटा का मतलब 60 डिग्री, तो क्या रखेंगे 60 डिग्री। अब यहां से एक बात बताइए, ये 50 ही तो बचा, क्योंकि 10 की पावर प्लस का 3, 10 की पावर माइनस का 2 कितना हो गया 10 की पावर 1, और 1 और ये 5 से गुणा कराएंगे कितना हो गया 50 ही तो हो गया। लेकिन cos 60 का मान होता है 1/2, अगर आप इसको काटेंगे तो 25 बार चला रहेगा, यानी कि फाई ई का मान क्या आएगा, एक काम करते हैं इसको फाई डैश लिख लेते हैं, क्योंकि एक बार हम जो है फाई ई निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फाई डैश का मान कितना आ जाएगा 25 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, ये हमारे पास आ गया जब क्या हो एक्स अक्ष की दिशा से 30 डिग्री कोण बनाओ। यहाँ क्या था जब वाई जेड तल के समांतर रखा हो। आई होप आप समझ गए होंगे, इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसे हटाएंगे, आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं हम लोग, कह रहा है
4500 फ्लक्स रेखाएं निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है। देखिए, जब हमने आपको गॉस की प्रमेय बताई थी तो इसमें आप लोगों को यही बताया था कि जो किसी भी आयतन में या किसी भी क्षेत्र के भीतर, किसी भी आयतन के भीतर जो जा रही होंगी, मतलब कोई भी सतह है, कोई भी सरफेस है, कुछ भी दिया हुआ है, अगर हमें कह रखा है कि किसी भी सतह के किसी क्षेत्र के, इसमें क्या कह रहा है, आयतन, ठीक है, तो किसी भी आयतन के भीतर कोई रेखाएं, फ्लक्स रेखाएं जा रही हैं, तो इसका मतलब आप जानते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही, जो किसी भी आयतन से बाहर निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं भाई, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर। अगर किसी आयतन के भीतर कोई वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं तो हम यहाँ पे कहेंगे कि वो निगेटिव वैद्युत फ्लक्स है, यानी कि फाई का जो मान होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। और किसी क्षेत्र के बाहर निकल रही हैं, इसका मतलब वहां पे क्या होगा, फाई का मान पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पे भीतर जाने वाली फ्लक्स रेखाएं, दिया है भीतर जाने वाली फ्लक्स रेखाएं, ठीक है, फ्लक्स रेखाएं, यानी कि हम यहां से कह सकते हैं ये हमें वैद्युत फ्लक्स दे रखा है, तो φ1 मान लेते हैं इसको, तो φ1 का मान क्या लेंगे, माइनस का 4500। क्लियर। यहाँ पे माइनस का 4500 क्यों लिया, आप समझ गए कि ये भीतर जा रही हैं। अब आयतन के क्षेत्र से क्या है, 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र के बाहर निकल रही हैं, तो बाहर निकलने वाली फ्लक्स रेखाएं, बाहर निकलने वाली फ्लक्स रेखाएं, इसको हम φ2 मान सकते हैं। φ2 का मान कितना है, 2500। ये प्लस मिल जाएगा क्योंकि ये बाहर निकल रही है, ठीक है। आगे कह रहा है उस क्षेत्र से बाहर निकल रही है, उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है, यानी कि हमसे पूछ रहा है आवेश का मान पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि आवेश Q का मान हमको बताना है, ये हमसे पूछ रहा है। अब बात करते हैं Q का मान कैसे निकलेगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है गॉस की प्रमेय, φE इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले हम φE निकाल लें, तो हम क्या लिखेंगे, ये ऐसे कर लें, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से φE का मान कितना होता है, φE बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसी भी आयतन से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स होता है, ठीक है, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होता है किसी भी क्षेत्र से गुजरने वाला। क्लियर। ये संपूर्ण फ्लक्स होता है। तो अगर हम यहाँ से Q की वैल्यू देखें तो ये क्या हो जाएगा, φE इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। वैसे तो मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12, लेकिन यहाँ पे हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है तो उसे हम लिख देते हैं, कितना दे रखा है, 8.9। क्लियर। यानी कि 85 होता है, इसको क्या बना लिया, 9 बना लिया। 8.9 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, मात्रक नहीं भूलिएगा। क्लियर। अब बात करते हैं कि हमें φE तो पता नहीं है, क्योंकि हमें φ1 φ2 पता है, तो हम क्या लिखेंगे, आयतन से, निश्चित आयतन दे रखा ना, तो क्या लिखेंगे, आयतन से निर्गत, आयतन से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। तो अगर हम संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स φE ले लें तो φE किसके बराबर होगा, φ1 प्लस φ2, इसी के बराबर होगा। तो यहां से अगर हम φE का मान देखें तो φ1 का मान कितना है, माइनस का 4500, φ2 का मान कितना है, 2500 प्लस का है। तो यहां से अगर हम बात करें कि अब आप मुझे बताइए φE का मान आया कितना, तो आप कह देंगे सर देखिए φE का मान माइनस 4500 प्लस का 2500 घट जाएगा ना, तो 4500 में से 2500 घटा, कितना बचा, 2000 बचा, और बड़ी संख्या का चिन्ह रखा जाता है यहाँ के, यानी कि क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर। अब किस φE का मान समीकरण 1 में रख दें, अतः समीकरण 1 से
अतः समीकरण 1 से हम कह सकते हैं Q इज इक्वल टू माइनस का 2000 गुणे 8.9 गुणे 10 की पावर माइनस का 12। तो Q बराबर कितना आ जाएगा? देखिए, अगर इस पॉइंट को हटाएं तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, ये 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 2 से गुणा कर दी, 2 9 18 का 8 हासिल लगा 1, 2 8 16 1 17, और यहाँ बाहर माइनस लगा दिया, इंटू 10 की पावर कितना है? माइनस का 12। लेकिन आप देखिए 2 0 भी तो है, तो ये 0 0 आएंगे, 2 बार नहीं आएंगे। अब क्या करें, पॉइंट को हम कुछ इधर लेके आते हैं। यहाँ कहीं पॉइंट होगा 1 2 3 4, 4 बार लेके आएंगे तो इधर 4 प्लस हो जाएगा। तो Q बराबर क्या होगा? माइनस का 1.78 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 था, 4 बार लेके आए तो प्लस का 4 हो जाएगा। यानी कि Q बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 1.78 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 कूलाम। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। यानी कि उस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि फ्लक्स क्या से बाहर निकल रही है, तो उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है? तो 1.78 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलाम आवेश है। देखिए, किसी भी आयतन के भीतर जाने वाली फ्लक्स रेखाओं को क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। बाहर निकलने वाले को क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ फाई और फाई लिख लिया। और हमें गॉस की थ्योरम तो पता ही है, फाई क्या होता है? किसी भी क्षेत्र से गुजरने वाला या किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो हम यहाँ से फाई ई का मान हमें निकालना था। तो आयतन से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स अगर इतनी जा रही है, इतनी निकलनी, तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होगा कितना आखिर? तो वो हमें φ1 प्लस φ2 को ही तो देगा। और यहाँ हमने चिन्ह सहित मान रख दिया, फाई का मान निकाल लिया यहाँ से। अब फाई का मान उठा के समीकरण 1 में रख दिया और हमें आंसर मिल गया, यानी कि आवेश मिल गया। तो इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए इसे हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। देखिए, कह रहा है एक क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान दे रखा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ई का मान दे रखा है 1.2 आई कैप प्लस 1.6 जे कैप। ठीक है, ये मान हमें दे रखा है। आगे देखिए इसमें क्या कह रखा है कि न्यूटन प्रति कूलाम। चलिए इसका मात्रक दे रखा है, लिख लेते हैं। कह रहा है वाई जेड तल के समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। भाई ए का मान दे रखा है, क्षेत्रफल का मान दे रखा है 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बताया जाए? कोई जरूरत नहीं है बताने की, क्योंकि ये क्वेश्चन हम इससे पहले जो 2 क्वेश्चन लगवाए फर्स्ट और सेकंड, वो सेम इसी तरह से। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा आखिर क्या आएगा। ठीक है, यानी कि हमें फाई ई निकालना है जब ये पृष्ठ कहाँ रखा हो? वाई जेड तल के समांतर रखा हो। ठीक है, जिसका भी आंसर आएगा उसके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। क्लियर? क्या कर दिया जाएगा? पिन कर दिया जाएगा। आप बस इसका आंसर मुझे कमेंट में बता दीजिए। सबसे पहले आंसर जो देगा उसका आंसर पिन हो जाएगा। ठीक, चलिए हटाते हैं इसको, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आप लगा ही लोगे, ये देखना है कि जल्द सबसे पहले कौन लगा के भेज रहा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश Q का मान दे रखा है 17.7 पिको कूलाम। पिको को जब भी हम हटाएंगे तो क्या लगा देंगे? 17.7 गुणा 10 की पावर माइनस का कितना? माइनस का 12 कूलाम। ठीक है, देखिए माइक्रो होता तो 10 की पावर माइनस का 6 हो जाता। यहाँ पिको है 10 की पावर माइनस का 12, ये ध्यान रखिएगा। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हुआ है। तो भाई कोई घन है, ठीक है, आप जानते हैं घन कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, यही तो होता है ना। अब कह रहा है घन के केंद्र में, मतलब बीचों बीच में इतना आवेश रखा हुआ है। और इसकी प्रत्येक, भाई घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो घन की भुजा किसकी? घन की कितनी दे रखी है? दे रखा है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर चेंज नहीं करेंगे, इसकी जरूरत ही नहीं, इसलिए। आगे देखिए मैं क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर भुजाले केंद्र रखा हुआ है। कह रहा तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, घन की प्रत्येक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है,
घन की प्रत्येक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए ये हमारे पास एक रूबिक क्यूब है। आप जानते हैं कि ये घन ही तो है भाई, पासे के भी जो है ऐसे ही होता है, आपने देखा होगा, लूडो खेला होगा, तो ये भी घन होता है। इसकी देखिए सारी भुजाएं क्या है, बराबर हैं। कह रहा है इसके केंद्र पर इसके बीचों बीच में आवेश क्यों रखा है, कह रहा है इसके प्रत्येक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक, क्योंकि क्यू है, इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। अब सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम संपूर्ण यानी कि संपूर्ण घन से गुजरने वाला या बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स हम लोग निकाल लें। क्लियर। संपूर्ण निकालने के बाद कई कह रहा है प्रत्येक सतह से गुजरने वाला, भाई संपूर्ण घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। और बात किसी कर रहा है प्रत्येक सतह की, तो देखिए जो वैद्युत फ्लक्स निकल रहा होगा ये हर सतह से निकल रहा होगा ना, हर सतह से निकल रहा होगा। अब प्रत्येक सतह से निकालना है, किसी एक सतह से निकालना है, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो हम लोग जो संपूर्ण घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। ठीक है, चलिए संपूर्ण घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, संपूर्ण घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। भाई गॉस के प्रमेय में यही है, किसी बंद पृष्ठ के भीतर कितना आवेश है वो पता चल जाए तो हम टोटल उस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बता सकते हैं। ठीक है, कैसे, क्या फॉर्मूला होता है भाई, गॉस की प्रमेय होता है ना, फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एफ साइलेंट नॉट, किससे, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से यही होता है ना। तो अब हमें फाई ई का मान आराम से निकाल सकते हैं यहाँ से, संपूर्ण से देखिए फाई इज इक्वल टू क्यू का मान 17.7 गुणा 10 की पावर कितना है, -12। एफ साइन नॉट का मान तो हमें पता ही है कितना होता है, भाई दिया नहीं है, लिख देते 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अगर हम यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लें तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को कैंसिल कर सकते हैं आराम से, कोई समस्या नहीं होगी। तो 10 की पावर -12 10 की पावर -12 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, 885, 800 का अगर हम 2 गुना करेंगे तो 1600 आएगा, 85 का 2 गुना करेंगे तो कितना आता है भाई, 170 ही आता है ना। तो हम कह सकते हैं 885 दुना कितना होता है, 1770। तो फाई ई का मान हमें कितना मिल गया, 2 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कुलाम। ये तो 2 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कुलाम मिला है, ये हमको मिला है संपूर्ण घन से, मतलब संपूर्ण घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। लेकिन बात क्या कर रहा था, कह रहा था घन की प्रत्येक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बता दीजिए। तो चलिए निकालते हैं इसको भी। क्या लिखेंगे यहाँ पे, घन की प्रत्येक सतह से, घन की प्रत्येक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसको हम क्या मान लेते हैं, फाई ई डैश मान लेते हैं, बराबर। मुझे एक बात बताइए, जैसे ये घन है, क्लियर, पासा देखा होगा, पासा भी घन होता है, तो ये इसको आप पासा मान लीजिए। तो पासे में आपने देखा होगा 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक की। तो क्यों, क्योंकि इसमें 6 ही सतह होती हैं। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 2 पीछे 6, ठीक होती हैं। अब संपूर्ण घन से मतलब पूरे घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना रहा, 2 था, और सतह कितनी है, 6 है, और कह रहा प्रत्येक सतह से बताइए, तो हम किससे भाग कर दे, 6 से भाग कर दे, पता चल जाएगा। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, फाई डैश बराबर क्या हो जाएगा भाई, फाई संपूर्ण घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और बटे में क्या कर दे, 6 कर दे। फाई का मान कितना है, 2/6, तो फाई डैश का मान कितना आ गया भाई, आप जान सकते 2 1 कम 2 2 3 6 बराबर 1/3 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, सॉरी 1/3 नहीं, हाँ सही, 1/3 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कुलाम। ये हमारे पास आ गया प्रत्येक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसे वीडियो को पॉज करके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण, तो आर का मान दे रखा है भाई, त्रिज्या दे रखी है, क्या दे रखा है हमको, त्रिज्या को हम आर मान लेते हैं। चलिए आर का मान दे रखा है हमको
10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है। एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ है, इसकी त्रिज्या क्या मानी हमने, आर दे रखा है, कह रखा है इसके केंद्र पर कोई आवेश रखा हुआ, प्लस क्यू हमने मान लिया, नहीं माइनस क्यू दे रखा हुआ, तभी तो वैल्यूज फ्लक्स का मान क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। क्लियर। कह रहा है कि केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण, भाई केंद्र पर स्थित है बिंदु आवेश, हमने मान लिया क्यू आवेश, माइनस प्लस कुछ ना मानिए, अभी हमने क्या मान लिया इसको, ये प्लस एक नॉर्मल क्यू आवेश इसमें रखा हुआ है। कह रहा है पृष्ठ से 750 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है, न्यूटन मीटर का बटे कूलाम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है, यानी कि फाई ई का मान हमें दे रखा है, फाई ई का मान दे रखा है माइनस का 750 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटी कूलाम। क्लियर। ये हमें वैद्युत फ्लक्स का मान दे रखा है, इसलिए वैल्यूबल रेखा निकलनी होंगी, इस पृष्ठ से संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैल्यूबल फ्लक्स कितना रखा है, माइनस 750 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम है। आगे कह रहा है यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दें तब पृष्ठ से गुजरने वाला या पृष्ठ में से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो हमसे पूछ कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट क्या रखा है कि त्रिज्या दोगुनी करने पर वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान, यानी कि क्यू बराबर हमसे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट निकालते हैं। एक बात बताइए, हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं गॉस की प्रमेय से, क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मुझे एक बात बताइए, क्या फाई ई किस पे डिपेंड कर रहा है, भाई क्यू पे ही तो डिपेंड कर रहा है, क्या वो त्रिज्या पे कहीं से भी डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। जब त्रिज्या, अगर हम एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, भाई एक बात बताइए क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट तो नियतांक होता है ना, 8.85 10 की पावर माइनस, अगर नियतांक हटाते हैं यहाँ पे इक्वल में क्या लग जाएगा, भाई अनुपाती नियतांक हो जाएगा, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। क्यू के तो अनुपाती है, लेकिन त्रिज्या पे किसी प्रकार से निर्भर नहीं कर रहा है, तो चाहे त्रिज्या दोगुनी करो, आधी करो, 3 गुनी करो, 10 गुनी करो, वैद्युत फ्लक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, इससे स्पष्ट है, ठीक है, इससे स्पष्ट है कि वैद्युत फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर। अतः त्रिज्या दोगुनी करने पर, भाई दोगुनी करने पर, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स माइनस 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम ही रहेगा। क्लियर। ये आ गया माइनस 750 न्यूटन टू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम ही रहेगा। ये क्या आ गया, ये आ गया फर्स्ट पॉइंट, यानी कि इतना ही रहने वाला है। अब देखते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट इसका। चलिए सेकंड पॉइंट में क्या करा, क्यू का मान बता दीजिए। भाई चूंकि फॉर्मूला में क्या पता है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू के बटे में एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना। तो यहां से अगर हम देखें तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, ये हो जाएगा ना। चलिए देख लेते हैं, क्यू बराबर फाई ई का मान कितना है, माइनस का 750 गुणे एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा,
माइनस का 6.64, इसे आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप अक्सर इस पे ध्यान नहीं देते हैं, आपको खुद ये करना होता है। जल्द से जल्द आप इसको कोशिश किया करिए, उसके बाद इसको चेक कर लिया करिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं सही है, ठीक है। क्योंकि ये नहीं आएगा तो फिर आप सवाल लगाएंगे ही क्या, ठीक है। तो इसका कलेक्शन आप कर लीजिएगा। 6.64 इंटू 10 की पावर, अगर हम करने बैठेंगे थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं, इसलिए ये आपके ऊपर छोड़ते हैं हम। कितना आ जाएगा 6.64 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 गुलाम, माइनस में आएगा। क्लियर, ये इसका चिन्ह सहित मान आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, इसे नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सेट आते हैं यहाँ से, इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, ठीक है। यानी कि रैखिक आवेश घनत्व कितना दे रखा है, रैखिक आवेश घनत्व, ठीक है। रैखिक आवेश घनत्व यानी कि लैम्डा। रैखिक आवेश घनत्व को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसके गॉस की थ्योरम की जब अनुप्रयोग पढ़ाए थे तो हमने लैम्डा, सिग्मा, रो के बारे में आपको बताया था। इसके अनुप्रयोग देखिए क्योंकि इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो लैम्डा का मान कितना दे रखा है, 10 गुणा 10 की पावर माइनस का 8 गुलाम प्रति मीटर, ठीक है। Q/L होता है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। मतलब R का मान कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। क्लियर, इसको मीटर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 मीटर जो है 2 मीटर दूरी पर हमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। देखिए इसका भी अनुप्रयोग हमने पढ़ा था कि एक अनंत लंबाई का सीधा तार था, उसके वो आवेशित था, उससे R दूरी पर कोई बिंदु P पे हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकाला था, ठीक है। वही यहाँ पे लगेगा। तो क्या लिखेंगे, देखिए हम लोग लिखेंगे अनंत लंबाई के एक समान, लेकिन हम जानते हैं अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की भाई तार के निकट, या कह सकते हैं कि सीधे तार के निकट या सीधे तार के कारण R दूरी पर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर, तीव्रता क्या फॉर्मूला होता है, E बराबर 1/4 पाई ε0 2 लैम्डा अपॉन R, यही तो होता है ना। चलिए मान रख देते हैं यहाँ से E बराबर, आप जानते हैं 1/4 पाई ε0 का मान क्या होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9, गुलाम का नियम अच्छे से पढ़ा होगा। 2 लैम्डा का मान 10 गुणा 10 की पावर माइनस का 8 बटे R का मान 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। देखिए अगर यहाँ से देखें तो हमें मिल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, E का मान कितना आ जाएगा 9 गुणा 10 की पावर माइनस 2 से 10 की पावर माइनस 8 में का जो है 8 में से 2 चला गया भाई, कितना बचा, माइनस का 6 बचा, और ये माइनस का 6 और प्लस का 1 कितना बचा यहाँ पे, माइनस का 5। अब माइनस का 5 और प्लस का 9 कितना बचा, 10 की पावर प्लस का 4 न्यूटन प्रति गुलाम। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, सॉरी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, सटाते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, वो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, हटा दिया मैंने। धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 17, 1.777 इंटू 10 की पावर कितना है माइनस का 11। क्लियर, ये दे रखा है। उसके बाद क्या कह रहा है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ई का मान हमें ज्ञात करना है। मुझे एक बात बताइए,
कह रहा धातु की बड़ी पतली दो समांतर प्लेटें, दो प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। तो मान लिया एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, ठीक है, सही से बना दें। ठीक है, दूसरी प्लेट ये है। कह रहा है कि इनके ऊपर आवेश का पृष्ठ घनत्व दे रखा है और तथा विपरीत चिन्हों का है। मतलब एक के ऊपर अगर प्लस आवेश है, एक के पृष्ठ पे क्या है प्लस आवेश है, दूसरे पे क्या होगा माइनस होगा। क्लियर। सिग्मा का मान हमें दे रखा है। अब देखिए कह रहा प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लिया प्लेटों के बीच कोई बिंदु क्या है O है, इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मुझे बताइए इस प्लेट के कारण इस पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, E1 इधर ही तो होगी, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं प्लस क्यू से निकलती हैं माइनस क्यू में इंटर करती हैं। तो यहाँ से अगर हम यहाँ इस प्लेट के कारण देखें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी भाई, E2 भी इधर की होगी। क्यों, क्योंकि माइनस की ओर तो इंटर कर रही होती है ना। तो हम यहाँ से कहेंगे अतः बिंदु O पर परिणामी तीव्रता, ठीक है, बिंदु O पर परिणामी तीव्रता E बराबर क्या, दोनों सेम डायरेक्शन में तो ये जुड़ जाएंगी, E1 प्लस E2। मुझे एक बात बताइए, समतल आवेशी चादर वाला जब हमने डेरिवेशन किया था गॉस की थ्योरम का, उसमें बताया था कि एक चादर अपने निकट कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है भाई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे दो चादरें हैं तो एक E1 का मान ये रखेंगे, E2 का मान क्या रखेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अगर हम E का मान देखें तो क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो होगा ना, क्योंकि हर बराबर है अंश जुड़ जाएंगे। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो E बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करें, यहाँ पे मान रख दें, हमको मान तो पता ही है। सिग्मा का मान क्या है 1.777 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ से हटाएं, एक पॉइंट यहाँ से हटाएं, एक जीरो और यहाँ पे बढ़ा लें तो पॉइंट हट जाएगा। देखिए यहाँ से हटाने के बाद यहाँ पे जीरो बढ़ाते तब हटाते तो ये जीरो हमने यहाँ लिख लिया। क्यों लिख लिया बताते हैं। अब देखिए 10 की पावर 1, 10 की पावर माइनस 11, ये कितना बचा माइनस का 11 भाई, यही तो बचेगा, माइनस 11 ऊपर कैंसिल हो जाएगा। 885 को 2 बार करते हैं तो 1770 आता है ना। तो यहाँ पे लगभग देखिए 2 ही बार तो जाएगा और एक 7 बचेगा खाली। इसका मतलब पॉइंट लगाएंगे जीरो पाएंगे 2.00 समथिंग आंसर आएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं ई का मान कितना आ जाएगा 2 ही तो आएगा। 2.00 का मतलब क्या होगा 2 ही होगा। तो न्यूटन प्रति कूलम, ये प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्या रखा है कि 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली, ठीक है, द्रव्यमान का मान दे रखा है हमें। क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें द्रव्यमान को हम एम से लिखते हैं। कितना दे रखा है 0.002 मिलीग्राम। देखिए इसको हम किलोग्राम में बनाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, एम बराबर ये पॉइंट 3 बार 1 2 3 इधर ले जाएंगे 3 बार तो माइनस का 3 होगा 10 की पावर में। और अगर इधर आप जानते हैं बाई साइड लेने पे क्या होता है प्लस, दाई साइड लेने पे क्या होता है माइनस होता है। अच्छे से जानते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में खूब सवाल लगाए होंगे। तो अगर 3 बार इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 3, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं मिली की। मिली जब भी हटाते हैं 10 की पावर क्या होता है माइनस का 3। और 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं भाई 10 की पावर माइनस का 3 ही किलोग्राम तो होते हैं। अब मुझे बताइए एम का मान कितना आ गया 2 गुणा 10 की पावर माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 10 की पावर कितना हो गया माइनस का 9 हो गया कि नहीं हो गया, किलोग्राम। आगे क्या कह रहे हैं, कह रहा है 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर कितना दे रखा है 6 दे रखा है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताइए। ई का मान हमें ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र है कोई, उसके भीतर एक जो है बूंद लटकी हुई है। अब बूंद का द्रव्यमान m है तो इसके ऊपर पक्का कोई ना कोई भार mg नीचे की ओर कार्य कर रहा होगा। अब ये स्थिर लटकी है मतलब कोई बल ऊपर जरूर लग रहा है जो इसको क्या रखे हुए संतुलन में रखे हुए।
अब वो बल क्या है, वैद्युत क्षेत्र में बल लगता है, वैद्युत बल होता है, तो वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ई होता है। यानी कि अगर हम बात करें संतुलन में है, ये संतुलन में है, इसका मतलब ये दोनों बल क्या हो गए, बराबर होंगे, क्यू ई किसके बराबर हो गए, एम जी के होगा। तो क्या लिखेंगे, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्यू ई बराबर एम जी, यही तो लिखेंगे ना। चलिए तो रख देते हैं, हमें निकालना है कि ई का मान निकालना है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एम जी के बटे में क्यू। मुझे एक बात बताइए, एम जी तो पता है भाई, जी का मान कितना रख देंगे, जब कुछ दिया ही नहीं है जी का मान, तो हम जी का मान क्या रखेंगे, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 10 दिया होता तो यहाँ 10 रख देते हैं। तो एम जी तो चलिए पता है, क्यू बराबर क्या रख सकते हैं हम लोग, एन ई लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि क्यू का मान क्या है। अब एन 6 इलेक्ट्रॉन बता रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम, यही तो आवेश होता है। तो ई की जगह हम क्या रख देंगे, मूल आवेश है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो यहाँ से ई बराबर कितना हमें मिल जाएगा, एम का मान है 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 9, जी का मान 9.8, एन का मान कितना है 6, ठीक है 6, ई का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम, ये दे रखा है। कुछ कैंसिल हो रहा है, ये पॉइंट से ये पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगर हम देखें तो यहाँ से 2 से काट सकते हैं, देखिए 2 एक कम 2, 2 अठे 16, फिर 2 से काटिए तो ये क्या हो गया 49 हो जाएगा, बद्दू चक्कू 8 और 2 9 18, तो ये हो जाएगा 2 3 6। अब फिर कट रहा है क्या, 3 नहीं कट रहा है, तो हमें ई बराबर क्या मिल गया, 49 बटे 3 8 24 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 19 और माइनस का 9 क्या है, यहाँ पे माइनस का सॉरी यहाँ पे प्लस का 10 ही तो बचेगा। क्लियर। अब 24 दुना क्या होता है, सॉरी यहाँ पे 49 नहीं है, यहाँ गलत हो गया, 24 दुना क्या होता है 48 होता है ना। पॉइंट पर लगाएंगे तो अब बचेगा 1, तो 0 बढ़ाएंगे, और 0 बढ़ाने के बाद जो है भाई पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 10 ही तो होगा, लेकिन 1 0 और बढ़ाएंगे तब कितना हो जाएगा वो, तब वो हो जाएगा 100। तो लगभग 25 चक्कू 100 या लगभग 4 बार जाएगा, हम ऐसे कह सकते हैं भाई 3 बार लगभग जाएगा, लेकिन ये पे 4 बार हमने मान लिया। तो ई बराबर क्या आंसर हो जाएगा, आप उसको भाग करके देख लीजिएगा, 2.04 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन प्रति कुलाम। ये हमारे पास आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। क्लियर। आप इसको भाग कर लीजिएगा 49 को 24 से, 2.04 ही आएगा। क्लियर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसे हटाते हैं यहाँ से, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें ये पूछ रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसकी क्या पूछ रहा है, दिशा पूछ रहा है। ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। अब जो संतुलित करना है किसको, अल्फा कण करना है, और कह रहा है कि आगे क्या कह रहा है कि अल्फा कण का द्रव्यमान दे रखा है, यानी कि द्रव्यमान एम अल्फा हम लिख सकते हैं कितना दे रखा है, 6.68 इंटू 10 की पावर कितना माइनस का 27 kg। तीव्रता की दिशा भी बतानी है और मान बताना है। आगे क्या कह रहा है, अल्फा कण पर आवेश भी दे रखा है, यानी कि अगर हम क्यू अल्फा की बात करें तो कितना दे रखा है, 3 प्लस का 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। इसका मतलब इस पे कैसा आवेश होता है, धनावेश होता है। ठीक है, याद भी रखिएगा कि अल्फा कण पे कैसा आवेश के प्लस 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। इसको याद करना भाई, इलेक्ट्रॉन पे जितना होता है उसका दोगुना कर लीजिए और प्लस में होता है ये। अब बात करते हैं कि क्या कह रहा है कि अल्फा कण को संतुलन कर सके। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, संतुलन की अवस्था के लिए हमने क्या, भाई कोई आवेश ये अल्फा कण रखा हुआ है, अब इसको संतुलन कर सके मतलब मान लीजिए इस पे जो भार लगेगा mg नीचे की ओर, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, तभी तो संतुलन में होगा। अगर दिशा की बात करें, मुझे बताइए प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, निकल रही होंगी, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा यही डायरेक्शन में तो होगी भाई, ऊपर की ओर होगी, क्योंकि जो प्लस क्यू आवेश होता है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होती है उधर ही क्या लग रहा होता है, बल लग रहा होता है। अब इसके ऊपर mg अगर नीचे कार्य कर रहा है तो इसको रोकने के लिए ऊपर की ओर क्या होगा, एक बल होगा, और ये बल की जो दिशा होगी वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा भी होगी। कैसा आवेश है ये, प्लस क्यू आवेश है, और प्लस क्यू आवेश से वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, बाहर की ओर निकल रही होती है और अनंत तक की जा रही होती है। तो इसके ऊपर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी किधर होगी, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी कि नहीं होगी यहाँ पर। क्लियर। तो संतुलन की अवस्था में अगर हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट अगर हम निकालें दिशा का, तो संतुलन की
अवस्था में, क्लियर, संतुलन की अवस्था में क्या होता है, अभी भी पढ़ा हमने, क्यू ई बराबर एम जी, क्लियर। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एम जी के बटे में क्यू, और अल्फा की बात हो रही है तो यहाँ एम अल्फा और यहाँ पे क्यू अल्फा, मान रख दीजिए। कितना है भाई एम अल्फा का मान, 6.68 इंटू 10 की पावर माइनस का 27। जी क्या है भाई, गुरुत्वीय त्वरण है, मान कितना होता है 9.8, नीचे क्यू अल्फा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम, यही तो होता है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये सॉल्व कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ, 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 7 न्यूटन प्रति गुलाम, ये इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। अब बात करते हैं दिशा की, तो आप देख रहे होंगे भाई बल ऊपर लग रहा है तो इसकी दिशा किधर होगी, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी। तो अगर दिशा की बात करें तो किधर होगी, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, क्लियर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आज के लिए इतना ही, 10 क्वेश्चन हमने देख लिए, इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।